हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, मैं सज्जाद अली। आपका फिर से स्वागत है मेरी चैनल पर। आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है ओजोन लेयर। उसके बाद हम लोग समझेंगे ओजोन होल, यानी ओजोन होल क्या है और साइंटिस्ट ने इसको कब और ज़मीन के कौन से खित्ते के स्ट्रेटोस्फीयर में डिस्कवर किया। इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा पृथ्वी ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर में लेयर है वो कितनी तरह की है। तो 5 तरह की है। तो सबसे पहला जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। हवा में जितनी भी गैस है वो इस लेयर में पाई जाती है। डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ इनर्ट गैस भी। और जितना भी नेचुरल फेनोमेना होता है जैसे बारिश का होना, बादल का बनना, बिजली कड़कना, वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वो एरिया जो है स्ट्रेटोस्फेयर की एरिया है। वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट नहीं पाया जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एटम्स पाया जाता है। यही वो लेयर है जहाँ पर जो है ओजोन लेयर एग्जिस्ट करता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि ओजोन लेयर वहाँ पर किस तरह से तैयार होता है और बनता है। उसके बाद इसका डिप्लेशन को समझेंगे। देखिए, सपोज कीजिए कि ये जो है अर्थ है, इसका सबसे पहला जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। इसको हिंदी में कहते हैं सौरमंडल। यहाँ से पोल से इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर और इक्वेटर से 16 किलोमीटर। उसके बाद 16 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर और हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। यही वो लेयर है जहाँ पर जो है ओजोन लेयर एग्जिस्ट करता है। सूरज की जो किरणें आती है उसमें 7 तरह के रंग होता है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उसमें जो रेड इंफ्रारेड रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो फिल्टर होने के बाद इस लेयर को पार करके ज़मीन पे हिट करती है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जैसे सपोज वायलेट, ग्रीन एंड ब्लू, इसकी वेवलेंथ जो कम होती है इसलिए यहाँ पर वो स्कैटर्ड कर जाता है, जिसको शॉर्टकट यूवी रेस भी बोलते हैं। ये यहाँ के ऑक्सीजन को हीट करती है यानी ब्रेक डाउन करती है। यहाँ के ऑक्सीजन को यूवी रेस इसको ब्रेक डाउन करती है। तो ऑक्सीजन का एटम 2 जो है वो 1+1 में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद इसका एक एटम बाकी जो बचा हुआ ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ एक एटम ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है, उसके साथ मिलता है। तो यहाँ पर जो है O3 की क्रिएशन होती है। O3 यानी ओजोन गैस बनती है और ये ओजोन गैस का ये फार्मूला है। तो यहाँ देखिए, ओजोन गैस जो है वो एक पॉइजनियस गैस है। यही ओजोन गैस की एक पतली सी चादर स्ट्रेटोस्फीयर के साथ पूरी पृथ्वी और जमीन के चारों तरफ एक पतली थिन परत फैली हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। देखिए, इसकी मोटाई कितनी है, 2 mm से लेकर 5 mm तक है। और इसकी यूनिट क्या है, हम लोग डॉप्सन में नापते हैं और इसकी मोटाई 2 mm से लेकर के 5 mm है। उसके बाद ये स्ट्रेटोस्फीयर में जो ट्रोपोस्फीयर से जो ऊंचाई शुरू होती है तो 25 किलोमीटर के बाद से इस लेयर को देखा गया है। देखिए, यहाँ थोड़ा डिस्कशन समझते हैं। ओजोन लेयर इज अ रीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर दैट कंटेन high concentration of ozone and protect the earth from the harmful ultraviolet radiation of the sun। यानी ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर के एक रीजन में एग्जिस्ट करता है और सूरज से आने वाली हार्मफुल रेस को यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वहाँ पर रोकता है और ज़मीन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है। तो अल्ट्रावायलेट रेस का 95 से लेकर के 97 तक यूवी रेस है वो ट्रैप कर जाती कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में। सिर्फ 2 या 5% ही ट्रोपोस्फीयर पे हिट करती है और ज़मीन तक आती है, जो हम लोग के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर किस तरह से तैयार होती है वो हम लोगों ने देख लिया। अब डिप्लेशन को समझते हैं। इसके डिप्लेशन में जो गैस सबसे मेन रोल अदा करती है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही क्लोरीन और ब्रोमीन निकलती है और यही जो है सबसे भयानक गैस है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि क्लोरीन का एक एटम जो है ओजोन लेयर के 1 लाख एटम को बर्बाद कर सकता है और करता है। इसके अलावा नाइट्रोजनियस कंपाउंड और मीथेन गैस भी है, मगर वो क्लोरीन और ब्रोमीन से ज़्यादा खतरनाक नहीं है ओजोन लेयर के लिए। देखिए, ओजोन लेयर डिप्लेशन इज द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द अर्थ ओजोन।
यानी जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसको आहिस्ता आहिस्ता वो थिन होती जा रही है, उसको डिप्लेशन बोलते हैं, पतली होती जा रही है। लेयर इन द अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ये लेयर एग्जिस्ट करती है। दिस हैपन व्हेन द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड नाइट्रोजनियस ऑक्साइड एटम्स कम इन द कॉन्टैक्ट विथ ओजोन एंड डिस्ट्रॉय द ओजोन। जब ये क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रोजनियस कंपाउंड मीथेन जब उससे रिएक्ट करती है ओजोन गैस से तो उसको बर्बाद कर देती है। देखिए, 1 एटम ऑफ क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। और ये गैस जो है बहुत दिन तक जो है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट कर सकता है, 50 से 100 साल तक। ये निकलती कहाँ से? सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही क्लोरीन निकलती है। तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, फायर एक्सटिंग्विशर, शेविंग क्रीम से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इमिट करती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रैप कर जाती है और ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रही है। सोर्स ऑफ हाइड्रोक्लोरोकार्बन और हैलोन, हैलोन और हाइड्रोक्लोरोकार्बन भी है जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। इसका सोर्स क्या है? सोलवेंट, क्लीनर, फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद सोर्स ऑफ नाइट्रोजेनियस कंपाउंड एंड मीथेन गैस, इसका सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल स्मोक, कोयल माइनिंग, मर्स, ETC। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये पॉल्यूटेड गैस कहाँ से निकलती है, इसकी सोर्स क्या है। ये पॉल्यूटेड गैस निकलने के बाद ऊपर की तरफ उठती है और स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन लेयर के ओजोन गैस में एक रिएक्शन क्रिएट करती है। इस रिएक्शन में सबसे जो मेन गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो है सबसे मेन रोल अदा करता है ओजोन गैस के डिप्लेशन में, उसकी बर्बादी में। अब बाकी जो कसर है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड हेलन, नाइट्रोजेनियस कंपाउंड एंड मीथेन गैस पूरा कर देती है। अब देखिए किस तरह से क्लोरीन जो है ओजोन गैस के साथ रिएक्शन क्रिएट करती है और इसके नतीजे में क्या होता है। तो क्लोरीन जब O3 के साथ रिएक्ट करती है तो होता है क्या है? क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है और फिर ऑक्सीजन का एटम 2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 3 ब्रेक करके फिर 2 में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन बार बार चलता रहता है। इसी तरह से ओजोन गैस जो है फिर से ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट होती है। तो फ्रेंड, इस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है वो ओजोन लेयर के ओजोन गैस के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके उसको फिर से O2 में कन्वर्ट कर दे रही है। यानी देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है अगर ये रेस, UV रेस डायरेक्ट जो है हमारे पृथ्वी पर हिट करेगी। तो पहला, इट कैन काउज सेवरल डिसीज लाइक कैंसर, कैटरेक्ट एंड डिस्ट्रॉय आवर इम्यूनिटी सिस्टम। हम लोग को स्किन कैंसर हो सकता है, आँखों में मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होता चला जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। इट कैन डिस्ट्रॉय प्लांट, पेड़ पौधे ही मुरझा के गिरना शुरू हो जाएंगे। मैरीन लाइफ, एक्वेटिक एनिमल लाइक प्लैंकटन, फिशेस, और समुद्री जानवर जो है जो पानी में रहती है वो आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होकर मरकर अपनी सतह पर तैरती हुई नजर आएंगी। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ओजोन होल क्या है और इसको कब डिस्कवर किया गया और ज़मीन के कौन से खित्ते के ओजोन लेयर में ओजोन होल को डिस्कवर किया गया। तो ओजोन होल वाज डिस्कवर बाय साइंटिस्ट इन 1985 इन अंटार्कटिका रीजन। ओजोन होल का माने ये नहीं है कि अंटार्कटिका रीजन के ओजोन लेयर में बहुत बड़ी सुराख होती जा रही है, बहुत बड़ी छेद होती जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि वहाँ का जो ओजोन लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत थिन और पतला होता है। ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पर विंड मिक्सिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ज़मीन अपने महवर पर अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, यानी रोजाना गर्दिश करती है। तो इस गर्दिश में क्या होता है कि इक्वेटर में जो ये रोटेट करने की जो शुरा है वो सबसे ज़्यादा तेज होती है बनिस्बत पोल के। चूँकि इक्वेटर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, डायरेक्ट सन रेज यहाँ पर आता है, इसलिए जो यहाँ की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, तो ये नॉर्थ पोल में चला जाता है। और वहाँ पर जो है अक्टूबर से दिसंबर तक अंटार्कटिका में रात होता है, यानी अंधेरा रहता है, यानी रीजन बहुत ही ठंडा हो जाता है वहाँ पर। तो सारा इक्वेटर का हवा जो है वो अंटार्कटिका में जाके जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। इसी इफेक्ट के जरिए जो है वहाँ पर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनना शुरू हो जाता है और ये जो है छोटा छोटा क्रिस्टल बर्फ की शक्ल में वहाँ पर जम जाती है और बरसना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो हवा इक्वेटर से पोल की तरफ गया था, नॉर्थ पोल की तरफ, तो अपने साथ जो है ये क्लोरीन, मीथेन और नाइट्रोजनियस कंपाउंड को लेकर गया था। तो ये सारा जो है वहाँ पर एक जगह जमा हो जाती है और वहाँ की लेयर को ये बर्बाद करना शुरू हो रही है। वो लेयर जो है ओजोन लेयर बहुत ही वहाँ पर थिन और पतला होता जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन होल।
अब आखिर में फ्रेंड हम लोग यहाँ पर ओजोन लेयर के प्रिवेंटिव मेजर्स को समझते हैं। यानी जब ओजोन होल को पाया गया 1985 में, तो उसके बाद से दुनिया के डेवलप और डेवलपिंग कंट्री ने एक प्रोटोकॉल किया जिसको हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इस प्रोटोकॉल में जितने भी डेवलप कंट्री थे उन्होंने अहद किया कि वो लोग ओजोन लेयर डिप्लेटिंग सब्सटेंस को बहुत कम कर देंगे, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। इस तरह से ओजोन लेयर यूवी रेस से हम लोग को प्रोटेक्शन देती थी। इस तरह हम लोगों को भी चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले जो सब्सटेंस है, जो अप्लियंसेस है, उसको कम कर दें ताकि ओजोन लेयर जो है हमारा महफूज रहे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिया गया था इन 1987 में, वो था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP। इसी के तहत पूरी दुनिया ने डेवलपिंग कंट्री ने अहद किया कि वो लोग जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ बहुत कम कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक ओजोन लेयर पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।